Hello students, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular lecture, we will continue our discussion on Abhigyan Sakuntala. So let me just share the screen with you all. So I hope मेरे स्क्रीन जो है वो अब आपके साथ शेयर हो रही है। पिछले क्लास में हमने अभिज्ञान शकुंतलम का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने काफी सारी चीजें समझी थी कि अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है विच इज द लूम ऑफ टाइम जो चंद्र राजन ने किया है, तो उसको लेकर के हमने काफी कुछ चीजें जो है वो पिछले क्लास में डिस्कस की थी। हमने क्लास शेड्यूलिंग के भी बारे में बात किया था कि हम पहले इंडियन एस्थेटिक्स पे बात करेंगे, स्टोरी समझेंगे थोड़ा सा, और ये सारी चीजें हमने की थी। और जो क्लास का शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्थेटिक्स में, कि आज सेकंड क्लास है, हमने स्टोरी आउटलाइन समझ लिया था, ड्रामा और संस्कृत ड्रामा क्या होता है ये भी समझा था, डिफरेंस बिटवीन ग्रीक ड्रामा एंड संस्कृत ड्रामा क्या है इसको भी हमने प्रीवियस क्लास में समझने की कोशिश की थी। विद दिस स्लाइड आई हैव कवर्ड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो यू विल बी क्लियरली अवेयर अबाउट द स्टोरी आउटलाइन। स्टोरी आउटलाइन आपको पता है, फिर आपको जो ड्रामा है जो कि परफॉर्मेटिव सोशल एक्टिविटी होता है, और किस तरीके से ड्रामा के क्या क्या, ड्रामा इज नॉट ओनली अबाउट द परफॉर्मेटिव सोशल एक्टिविटी, इसमें डायलॉग्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, बैकग्राउंड है, म्यूजिक, स्टेज, इन सब के इम्पोर्टेंस होती है। फिर हमने संस्कृत ड्रामेटिस्ट, मेजर संस्कृत ड्रामेटिस्ट की बात की जाए जिसमें भास हैं, भावभूति हैं, शुद्रका हैं, कालिदास हैं, इन सब के बारे में भी हमने समझा था। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा संस्कृत ड्रामा और ड्रामेटिस्ट पे बेस्ड है, मतलब एक बैकग्राउंड की तरह है जो आपको अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने के लिए पता होना चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट संस्कृत ड्रामा, ये वैदिक एरा में 1500 से 100 बीसी के आसपास तक हम लोग मानते हैं, और एक जो वर्क है नाट्य शास्त्र जो फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड लिखा गया, वो संस्कृत ड्रामा के लिए एक क्लासिकल वर्क है जो दरअसल बताता है कि ड्रामा कैसा होना चाहिए और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र की अगर आप बात करें तो किस तरीके से कुछ लोग मानते हैं कि उसमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन का भी इन्फ्लुएंस है, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और फिर जो पर्पस ऑफ ड्रामा है नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है वो एंटरटेनमेंट है, प्लेजर है, इंस्ट्रक्शन है, वेल्थ है, जस्टिस है, स्पिरिचुअल लिबरेशन की भी बात की जाती है। कि ड्रामा का पर्पस जो है वो ये है कि आपको एंटरटेन करे, आपको प्लेजर दे, आपको अच्छा फील हो, बेसिकली आपको इंस्ट्रक्ट भी करे, कुछ ना कुछ सिखाए भी, और वेल्थ, जस्टिस, ये सारी चीजें जो है वो भी, और स्पिरिचुअल लिबरेशन की भी बात जो है स्पेसिफिकली संस्कृत ड्रामा, क्योंकि डेथ जो है वो हमारे यहाँ एंड नहीं समझा जाता है, विच इज डेथ इज कंसीडर्ड एज अ न्यू बिगनिंग, कि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आप अब एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया जन्म लेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है, आपका शरीर मरता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। मैंने जानबूझ करके वो स्लाइड्स आपको वापस से एक बार दिखाया। आज जो है, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत ड्रामा और ड्रामेटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो आज की हमारी क्लास जो है वो इसके बाद, जैसे, हाँ, वी विल टॉक ऑन संस्कृत प्ले राइट्स। हमारे सिलेबस में कालिदास भी हैं, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, एंड वी हैव टू आल्सो कवर द मृच्छकटिका ऑफ शूद्रका। But before covering all those things, we need to understand who were the major playwrights in Sanskrit language. तो शूद्रका हो गए, भास हो गए, भावभूति हो गए, हर्ष है, और कालिदास है। तो ये 5 मेजर संस्कृत प्लेराइट है। हम सबको बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि कालिदास हमारे सिलेबस में है और शूद्रका हमारे सिलेबस में है। तो व्हेन वी कवर मृच्छकटिका वी विल ट्राई टू एनालाइज शूद्रका इन ग्रेटर डिटेल। Similarly, as we are now covering Abhigyan Shakuntalam, we will discuss Kalidas in greater detail. But we will also try to have a brief knowledge or brief information regarding Bhas and Bhavbhuti.
तो इनके बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है, एक ओवरव्यू जिसको आप कह लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह लीजिए, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट भास। जैसे बहुत सारे, अगर आप कुछ लोगों को सुनेंगे, कुछ दिनों पहले मैं एक सौरभ द्विवेदी का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग कालिदास को एक बहुत बड़ा संस्कृत ड्रामेटिस्ट मानते हैं। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट नो अबाउट द प्लेराइट भास, because he was before Kalidas, and who has written the work like Karna Bharam or the Anguish of Karna, जो बहुत important है. So Bhas was an ancient Indian playwright who is believed to have lived between the 3rd century BCE and 2nd century CE. एक चीज मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो बहुत ऑथेंटिक है नहीं, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो है। तो जैसे कालिदास का भी टाइम पीरियड थोड़ा सा एक वेरी करेगा, सिमिलरली वास का टाइम पीरियड एग्जैक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे पास इन द सेंस कि हिस्टोरियंस के पास। सो इट इज बिलीव्ड दैट ही लिव्ड इन 3rd century BC एंड 2nd century CE। और 3rd century BC रेफर्स टू बिफोर करंट एरा, और 2nd century CE यानी कि करंट एरा। तो कोई व्यक्ति 500 साल तो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसी बीच के वो जो आपको भास है वो रहे थे। और प्लेस वी आर लार्जली फॉरगेटन फॉर मेनी सेंचुरी, बहुत सालों तक, तो मतलब 3rd century के आसपास अगर वो रहे हो मान लीजिए, या 2nd century के आसपास, तो 19th century तक तो पता ही नहीं था कि भास ने कुछ लिखा भी है। मतलब एटलीस्ट वी जो मॉडर्न एरा के लोग हैं, दे हैव फॉरगेटन, और 18th century के आसपास तक नहीं पता था। उनका वर्क जो है वो 1909 में रीडिस्कवर किया गया। जो हिस्टोरियंस हैं तो वर्क मिले उस तरीके से। सो वी रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ भास इन द ईयर 1909, और वी कैन से इन द अर्ली 20th century. So Vas plays often drew inspiration from the Indian epics like Mahabharata and Ramayana. अब जो महाभारत और रामायण लिखे गए, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के उन्हीं के कैरेक्टर्स पे एक नया ड्रामा, एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है। सो हाउएवर वास डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ नाट्य शास्त्र। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नाट्य शास्त्र में जैसे मैंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा शुड बी रिटन, और ड्रामा कैसा होना चाहिए। जो कन्वेंशंस हैं उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए, वास डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशंस ऑफ द नाट्य शास्त्र। वास उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए भी ये कई बार माना जाता है कि भास जो है वो नाट्य शास्त्र यानी कि जो भरत मुनि है उनसे पहले के रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो बिलीव दैट, हाउएवर हो सकता है कि वो उसके बाद के भी रहे हों और उन्हें नाट्य शास्त्र के बारे में जानकारी ना हो, या जानकारी हो भी तो ही डिडंट फॉलो द ट्रेडिशंस और द कन्वेंशंस ऑफ नाट्य शास्त्र। भास के बारे में आपको इतना जानना है। जो उनके मेजर प्लेस हैं वो है स्वप्न वासव दत्तम, द ड्रीम ऑफ द वासव दत्ता, और उरुभंग और उरुभंगम, द ब्रेकिंग ऑफ द थाइज, जो दुशासन पे वो उस पे दुर्योधन की ब्रेकिंग ऑफ द थाइज की बात, दुशासन की ब्रेकिंग ऑफ द थाइज की बात की जा रही है। और कर्ण भरम, द एंग्विश ऑफ कर्ना, मतलब कर्ण को हीरो की तरह पोर्ट्रे करते हुए उसका पक्ष एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है उसमें, एंड विच वाज अ वेरी नाइस ड्रामा। तो आप भास के बारे में इतना याद रख ले कि वो 3rd century से लेकर के 2nd century BC के आसपास कहीं बिलोंग करते थे। नाट्य शास्त्र के कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनके वर्क्स लगभग फॉरवर्ड कर जा चुके थे, बट अगेन 20th century के बिगिनिंग में 1909 के आसपास उसको रीडिस्कवर किया गया, और उन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं वो रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर के या उनकी कहानियों से इंस्पायर होकर के ही लिखे। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर अगर, और इनके नाम जरूर याद रख लीजिएगा, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम, उरुभंगा या उरुभंगनम, और कर्ण भरम, द एंग्विश ऑफ कर्ण। तो ये चीज आपको समझना है। फिर अब हम बात करेंगे शूद्रका की, एक और प्लेराइट जो है। So Sudrika, known as the Little Servant, was a poet king who lived in Ujjain during the 2nd century. अच्छा, एक और चीज, भास को भी समझा जाता है कि खैर शूद्रका के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। शूद्रका, known as the Little Servant, was a poet king who lived in Ujjain during the 2nd century CE. अब जैसे अगर आप भास के बाद हुए शूद्रका, इतना ये कंफर्मेशन आपको रहेगा। His most famous work is the Prakarna play,
मृच्छकटिका, द लिटिल क्ले कार्ड, एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ भास इनकम्प्लीट पे चारुदत्त। इस बात को समझिए, शूद्रका भास के बाद आते हैं और भास ने एक प्ले लिखा था चारुदत्तम जो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो उसी को एक्सटेंड करने का काम शूद्रका ने किया, और जो मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ड जिसका ट्रांसलेशन होता है वो उन्होंने लिखा। एंड ही ऑल्सो लिव्ड इन द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, जो 2nd सेंचुरी उज्जैन का जो पार्ट है, मध्य प्रदेश आप मान लीजिए। सो मृच्छकटिका इज अ 10 act play that narrates the love story between Charudatta, a Brahman merchant, and Vasant Sena, a courtesan. Their love is hindered by the interference of a jealous suitor. Despite some serious moments, the play concludes with happiness and is primarily known for its blend of romance and humor. तो ये मृच्छकटिका इसलिए जाना जाता है, रोमांस और ह्यूमर का एक काफी इंटरेस्टिंग ब्लेंड है, और दो लोगों की कहानी है, दो लोगों की लव स्टोरी है। चारुदत्ता जो एक ब्राह्मण मर्चेंट है, और वसंत सेना जो कि एक दरबार से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली से हैं, उन लोगों की लव स्टोरी जो है वो बेसिकली ये है। Shudraka work also provides a fascinating and authentic portrayal of urban society and the complex structure of the time. तो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, इस बारे में आपको जानने के लिए मिलता है आपको शूद्रका के वर्क से। और गिरीश कर्नाड ने एक फिल्म बनाई 1984 में जिसका नाम है उत्सव, वो भी शूद्रका के इसी प्ले पे, यानी कि ये जो मृच्छकटिका है जो हमारे सिलेबस में भी है, आगे हम लोग उसको कवर करेंगे। तो गिरीश कर्नाड ने वो फिल्म बनाई जो कि शूद्रका जो इसी पे बेस्ड थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो हमने भास के बारे में समझा, शूद्रका के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं 2-3 पॉइंट कहूँ तो सिर्फ आप इतना जानिए कि एक पोएट किंग था, एक राजा भी थे जो कवि भी रहा 2nd सेंचुरी के आसपास, जिसने भास के एक वर्क चारुदत्तम को कंप्लीट किया। मृच्छकटिका इनका इंपॉर्टेंट वर्क था, और मृच्छकटिका पे भी एक फिल्म भी बनी उत्सव। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। नाउ कम्स द भावभूति। सो भावभूति was a prominent Sanskrit dramatist who served as the court poet of King Yasovaram in 8th century Kannauj North India. अब देखिए, एक 2-3 अंतर थोड़ा सा समझिएगा। वो लोग सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे, चाहे आप भास की बात करें या फिर शूद्रका की बात करें। भावभूति बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर वाले हिस्से से, अगर आप इंडिया के पोर्शन के हिसाब से देखें, और राजा यशोवरम के दरबार के दरबारी कवि हुआ करते थे। So he wrote plays based on the Ramayana, including Mahavir Charitra depicting Ram's early life and Uttar Ramcharit portraying Ram's final years, both composed in the नाटक style with 7 acts. तो इनके 2 प्ले हुए मेजर, 2 नाटक इन्होंने लिखे। पहला है महावीर चरित्र और दूसरा है उत्तर रामचरित। महावीर, देखो ये भी जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो इंटरेस्टिंग एपिक से ही ले रहे हैं, जो कि रामायण है उसी से ले रहे हैं। तो राम के बर्थ के पहले क्या हो रहा था उस बारे में महावीर चरित्र लिखा, और राम के फाइनल ईयर्स यानी कि जब वो वापस आ गए उसके बाद क्या हुआ, उत्तर रामचरित जो है वो भावभूति ने लिखा है। और नाटक के फॉर्म में लिखा है, 7 एक्ट्स हैं उसमें, दोनों में। भावभूति थर्ड ड्रामा इज मालती माधव is a प्रकरण play focusing on the love story of Malti and Madhav, characterized by a mix of romance and supernatural. तीसरा ड्रामा जो इनका है, 2 ड्रामा के नाम आप याद रख लेगा, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। और मालती माधव एक प्ले है इनका, जिसमें मालती और माधव की लव स्टोरी दिखाई गई है। His writing style often includes lengthy poetic descriptions, criticized for obscuring the simplicity of his language. He eliminated the comic element Vidushak from his plays, reflecting his inability to effectively convey humor. तो उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो काफी लंबे लंबे पोएटिक डिस्क्रिप्शंस लिखते थे। टाइम फ्रेम में ऐसे एकदम याद रखिएगा, भास सबसे पहले होते हैं, फिर शूद्रका, फिर भावभूति। ये ऑर्डर जो है वो इसी तरीके से। इसके बाद आपको हालांकि कालिदास जो है वो भावभूति से पहले आएंगे, क्योंकि अगर आपको 8th सेंचुरी में आते हैं, कालिदास का टाइम पीरियड इनसे पहले। So his writing style often includes lengthy poetic description, criticized the obscuring of the simplicity of his language. He eliminated the comic element Vidushak from his plays, reflecting his inability to effectively convey humor. तो ह्यूमर का इस्तेमाल उतना विदूषक का जो कॉमिक एलिमेंट है वो निकालते हैं अपने प्ले से।
लंबे लंबे पोइटिक डिस्क्रिप्शंस आपको इनके प्लेज में मिलेंगे। भावभूति प्लेज आर नोटेड फॉर देयर यूनिक ब्लेंड ऑफ हीरोइज्म, रोमांस एंड हॉरर। तो हीरोइज्म भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, हॉरर, इवोकिंग इमोशंस लाइक डिस्गस्ट, रस विभस्त। एक जैसे इंडियन एस्थेटिक्स में बहुत सारे रस होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि भी किसी क्लास में। एंगर, रौद्र रस जिसको कहा गया, विभस्त रस यानी कि डिस्गस्टिंग। तो रस का सिंपल सा मतलब ये है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप ड्रामा देख रहे हैं तो ड्रामा देखते हुए आपके अंदर से कौन सा इमोशन निकल के आ रहा है, डेट इज द रस। ठीक है, तो अलग अलग रस की बात की है, यहाँ पे दो रस की बात की जा रही है, एक डिस्गस्ट है और दूसरा एंगर है, विच इज विभस्त रस एंड रौद्र रस, मेकिंग देम स्टैंड आउट इन संस्कृत लिटरेचर। तो इन दो रस का इमोशंस जो है वो इनके प्ले को देखने के बाद ठीक ठाक इवोक करता है, निकलता है ऑडियंस। नाउ कम्स द ग्रेट कालिदास। इनके बारे में चूंकि हमें डिटेल में काफी पढ़ना है, तो बहुत शॉर्ट में मैं अभी बात करूंगा, क्योंकि कालिदास वी विल ट्राई टू एनालाइज द पर्टिकुलर पर्सन, द मिथ। कुछ लोग मानते हैं कालिदास थे ही नहीं, क्योंकि एक आदमी इतने लंबे समय, या कालिदास एक से ज्यादा आदमी थे। तो बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, वो हम लोग डिस्कवर करेंगे। टाइम पीरियड को लेकर के बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं। So Kalidas is a renowned Sanskrit dramatist whose works have achieved widespread adaptation and translated into various languages and art forms, with his exceptional poetic skills enduring to this day. हालांकि बहुत रिनाउंड है, बहुत पॉपुलर है। अगर किसी ने भले ही भास, शूद्रका, भावभूति इनका नाम नहीं सुना हो, बट इफ यू हैव नॉट स्टडीड लिटरेचर, और अगर आप अभी तक कभी लिटरेचर आपने बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ा, संस्कृत लिटरेचर से आपका भले ही वास्ता ना रहा हो, बट स्टिल यू नो द नेम ऑफ कालिदास। कई बार शायद रेनन मार्टिन में एक एग्जाम्पल है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये लाइन बहुत इस्तेमाल की जाती है, इंडिया के शेक्सपियर समझ लीजिए। हालांकि इसको लेकर के बहुत लोगों को आपत्ति भी होती है कि आप कैसे शेक्सपियर कह सकते हो, कालिदास शेक्सपियर से बहुत ऊपर के लेवल पे है, तो वी शुड नॉट कंपेयर कालिदास फ्रॉम शेक्सपियर एज वेल। अपने अपने वर्जन्स हैं, आपको जो जानना है वो सिर्फ ये कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, जिनके वर्क्स को बहुत बार अडेप्ट किया गया है, बहुत ट्रांसलेट किया गया है, फिल्में बनाई गई हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, और कोई भी किसी भी राइटर के लिए ये सारे अचीवमेंट्स बहुत बड़े अचीवमेंट्स माने जाते हैं। सो ही, और इनके भी जो इंस्पिरेशन है वो वेद, पुराण और एपिक्स से ही लिया गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इनके जो वर्क हैं, जैसे मालविकी अग्निमित्रम, या विक्रम उर्वशियम। तो उर्वशी और विक्रम की, या फिर मालविकी और अग्निमित्रम की जो कहानी है, रघुवम या कुमार संभवम इनकी एक रचना है, अलॉन्ग विथ माइनर पोएम्स नोन एज खंड काव्य भी कुछ लिखे हैं, कुछ छोटे छोटे पोएम्स लिखे हैं इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो इनका है अभिज्ञान शकुंतलम, स्टैंड आउट एज हिज मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस क्रिएशन। इसकी कहानी आप लोग पहले सुन चुके हैं, और हम लोग बेसिकली कालिदास को ही डिटेल में समझेंगे और उनके क्रिएशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, कालिदास एंड ओवरव्यू, द मैन, द मिथ एंड द क्रिएटिव जीनियस, इनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। मैं बस इंट्रोडक्शन के साथ ये क्लास अभी खत्म कर दे रहा हूँ, और फिर हम लोग कालिदास को काफी डिटेल में अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। So as I have earlier told you कि information about कालिदास personal life is scarce, बहुत कम information available है कि बचपन कहाँ गुजरा, and our understanding of him relies on the reference within his own works। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा सा समझिए। if I just talk about this, कि ज्यादातर लोगों के वर्क के बारे में हमें पता चलता है, जैसे किसी के वर्क को समझने के लिए, किसी राइटर का वर्क अगर आपको समझना है तो आप उसके बैकग्राउंड को समझिए कि वो किस टाइम पीरियड में रह रहा था, किस जगह पे रह रहा था, किस उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, किस सोसाइटी से बिलोंग करता था। इन सारी चीजों के आधार पे हम एक अंदाजा लगा पाते हैं कि आफ्टर ऑल फ्रॉम विच रीजन, फ्रॉम विच पार्ट ही बिलोंग, कि आखिर वो किस रीजन, किस पार्ट से बिलोंग करता था। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा पाते हैं किसी भी राइटर के वर्क को एनालाइज करने के लिए उसकी पर्सनल लाइफ को जरूर देखते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो उसकी प्रोफेशनल या उसके वर्क में जरूर दिखेगी।
बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कालिदास की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जानकारी तो अवेलेबल है नहीं, तो हम उनके वर्क से ही ये अंदाजा लगाते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही हो। मतलब हियर इट इज द रिवर्स केस। Generally, we try to analyze the work of a writer by his personal life. But here in the case of Kalidas, we are trying to have information about the personal life of Kalidas by his works. So reference within his own works. So Kalidas just provide insights into his world and the historical context in which he lived. तो उनके वर्क से ही हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो रहे होंगे। So, in analyzing his works, the traditional approach of starting from the writer's external world is reversed. यही बात मैं कह रहा हूँ कि राइटर्स के एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में आपको पहले नहीं, ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट कालिदास। कालिदास के लाइफ के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। एंड कालिदास, however, कालिदास was conscious of the contemporary literary trends and style. क्योंकि यहाँ पे भले ही भास जो है वो नाट्य शास्त्र के नियमों को नहीं मानते थे, बट इफ वी एनालाइज द वर्क ऑफ कालिदास, उसमें आपको दिखेगा कि कालिदास नाट्य शास्त्र के नियमों को मान रहे हैं। allowing him to focus on the themes related to courtly life and divinity. और चूंकि वो कोर्टली लाइफ और डिवाइन के बारे में काफी लिख रहे हैं, तो इससे एक अंदाजा लगता है कि रॉयल फैमिली के काफी करीब रहे होंगे या रॉयल एक्सेस उनके पास होगा। So while his subject matter may seem lofty, he served as a court poet, दरबारी कवि के रूप में। बट साथ साथ ये भी दिखता है कि कॉमन आदमी का जो इमोशंस है उसको भी वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हैं। तो रॉयल फैमिली से भी कनेक्शंस रहे होंगे और कॉमन लाइफ भी उन्होंने काफी नजदीक से देखी होगी डेफिनेटली। सो ही आल्सो हिज वर्क्स आल्सो कनेक्ट विद द इमोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इंडिकेटिंग अ ब्रॉडर अपील विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कालिदास को लेकर के। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। हम अगले क्लास में ये पूरा कालिदास का इंट्रोडक्शन, उनके वर्क्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।